सीएससी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सब पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं और आज समझते हैं राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर में हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, वहां की पॉलिटिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे हैं। ये चैप्टर एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दक्षिण एशिया आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इस इलाके के देशों में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का सफर कैसा रहा है, कहीं कामयाब तो कहीं मुश्किलों भरा। इसके बाद हम यहाँ के बड़े बड़े झगड़ों और विवादों पर नजर डालेंगे। फिर भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि क्या सबने मिलकर काम करने की कोई कोशिश की है, जैसे कि सार्क। इस तरह से पूरा चैप्टर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दक्षिण एशिया का एक परिचय। किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो जगह है कहां और कैसी दिखती है। तो सबसे पहले ये दक्षिण एशिया है क्या? देखिए, ये कोई एक देश नहीं है, बल्कि 7 देशों का एक ग्रुप है। कौन कौन से देश? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन सबको मिलाकर दक्षिण एशिया कहा जाता है। इसकी एक खास पहचान है। सोचिए, इसके उत्तर में विशाल हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी। इन नेचुरल बाउंड्रीज ने इसे एक अलग ही पहचान दी है। तो ये 7 देश तो मेन हैं ही, लेकिन कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है। वो हमारा पड़ोसी जरूर है, लेकिन इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये अक्सर छोटे सवालों में पूछ लिया जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए कि ये इलाका दिखता कैसा है, चलिए देखते हैं कि यहाँ सरकारें कैसे चलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्कुल पास पास होने के बावजूद इन देशों में सरकार चलाने के तरीके यानी शासन प्रणालियां बहुत अलग अलग हैं। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एक तरफ है भारत और श्रीलंका, जहां आजादी के बाद से लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी मजबूती से टिकी हुई है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहां कभी लोकतंत्र आता है तो कभी सेना का शासन। नेपाल की कहानी अलग है। वहां पहले राजा का शासन था, जो अब लोकतंत्र में बदल चुका है। और भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है, मतलब राजा तो हैं, पर देश संविधान और चुनी हुई सरकार से चलता है। अब पाकिस्तान की कहानी थोड़ी और गहराई से समझते हैं। यहाँ लोकतंत्र का रास्ता काफी मुश्किलों भरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की राजनीति में सेना का रोल बहुत बड़ा रहा है और सेना ने कई बार चुनी हुई सरकारों को हटाकर खुद कब्जा कर लिया, जिसे हम सैन्य तख्ता पलट कहते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की कहानी बताती है। पहले जनरल अयूब खान, फिर जनरल याहिया खान, फिर जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ। ये एक पैटर्न सा बन गया था, जिसने वहां लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं होने दिया। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र इतना अनस्टेबल क्यों है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, तो इसके पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। पहला, वहां सेना, धर्मगुरु और बड़े बड़े जमींदारों का दबदबा है। दूसरा, भारत के साथ हमेशा तनाव बना रहता है, जिसका हवाला देकर सेना राजनीति में दखल देती है। तीसरा, वहां की डेमोक्रेसी को दुनिया से उतना मजबूत सपोर्ट नहीं मिला। और चौथा, कुछ पश्चिमी देशों ने भी अपने फायदे के लिए वहां मिलिट्री रूल को ही बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। जानते हैं बांग्लादेश कैसे बना? 1971 से पहले यह पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उन पर अपनी भाषा और संस्कृति थोप रहे थे। इसी के खिलाफ वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। भारत ने भी मदद की और 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद देश बन गया। नेपाल का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। वहां आप कह सकते हैं, एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थे राजा, जो अपनी ताकत नहीं छोड़ना चाहते थे, दूसरी तरफ थे लोकतंत्र के समर्थक और तीसरी तरफ थे माओवादी। इन तीनों के बीच सालों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार 2006 में राजशाही खत्म हुई और नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन गया। श्रीलंका का केस तो और भी अलग है।
एक तरफ आज़ादी के बाद से ये एक कामयाब लोकतंत्र रहा है और आर्थिक रूप से भी तरक्की की है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ सिंघली और तमिल समुदाय के बीच एक बहुत ही दर्दनाक और लंबा जाति संघर्ष हुआ। ये संघर्ष तमिल लोगों के साथ हो रहे भेदभाव की वजह से शुरू हुआ था और बाद में इसने एलटीटीई जैसे उग्रवादी संगठन का रूप ले लिया। तो हमने देशों के अंदर की कहानियां तो देख लीं, अब बात करते हैं उन झगड़ों की जो इन देशों के बीच में है, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच। ये संघर्ष इस पूरे इलाके की शांति और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस इलाके में झगड़ों की कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा। इस एक मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच कई लड़ाइयां हो चुकी हैं और आज भी तनाव बना हुआ है। इसके अलावा श्रीलंका में सिंघली तमिल संघर्ष था और फिर कई देशों के बीच बॉर्डर को लेकर या नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं। अब आते हैं भारत और उसके पड़ोसियों के रिश्तों पर। देखिए, दक्षिण एशिया के मैप में भारत बिल्कुल बीच में है और सबसे बड़ा देश भी। इसलिए यहाँ की राजनीति में भारत का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे रिश्ते किसी के साथ बहुत अच्छे हैं तो किसी के साथ थोड़े उतार चढ़ाव वाले। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को हम एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ दोस्ती है, पिछले कुछ सालों में व्यापार बढ़ा है, आपदा प्रबंधन में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दूसरी तरफ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर या अवैध घुसपैठ को लेकर कुछ पुराने मुद्दे भी हैं जिनसे तनाव पैदा होता है। भारत और नेपाल का रिश्ता तो बिल्कुल खास है। सोचिए, एक ऐसा बॉर्डर जहां आने जाने के लिए पासपोर्ट, वीजा की जरूरत ही नहीं। हमारे बीच बहुत गहरे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। हम व्यापार और कई दूसरे मामलों में सहयोग करते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी तनाव भी होता है, जैसे जब नेपाल चीन से अपनी दोस्ती बढ़ाता है तो भारत को थोड़ी चिंता होती है। और अब बात एक ऐसे पड़ोसी की जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही मजबूत और पॉजिटिव हैं, भूटान। हमारे बीच कोई बड़ा विवाद नहीं है। भारत भूटान में बिजली बनाने और दूसरे विकास के कामों में बहुत मदद करता है और बदले में भूटान ने भी भारत की सुरक्षा का ध्यान रखा है, जैसे उसने अपनी जमीन से भारत के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादियों को भगा दिया था। इतने सारे मतभेदों और झगड़ों के बीच क्या कोई कोशिश हुई है साथ मिलकर काम करने की? जी हां, बिल्कुल हुई है। और इसी सबसे बड़ी कोशिश का नाम है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। सार्क के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में बहुत काम आएंगे। इसे हिंदी में दक्षेश भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 1985 में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। शुरू में इसके 7 सदस्य थे और 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। तो सार्क बनाया क्यों गया था? इसके मकसद क्या थे? बहुत अच्छे मकसद थे। पहला, कि सभी सदस्य देशों के लोगों की जिंदगी बेहतर हो। दूसरा, कि सब मिलकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की करें। तीसरा, कि सब एक दूसरे पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर बने। और चौथा, कि आपसी समस्याओं को शांति से सुलझाने के लिए एक मंच मिले। सार्क के अंदर ही एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया, साफ्टा 2006 में इसे लागू किया गया। इसका सीधा सा मतलब था, चलो हम सब देश आपस में व्यापार को आसान बनाते हैं, टैक्स वगैरह कम करते हैं। मकसद तो अच्छा था, लेकिन यह भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। तो सवाल उठता है कि सार्क उतना कामयाब क्यों नहीं हो पाया जितना सोचा गया था? और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव। जब दो सबसे बड़े सदस्य ही आपस में लड़ते रहेंगे तो संगठन कैसे आगे बढ़ेगा? फिर भी ये कहना गलत होगा कि सार्क बिल्कुल बेकार है। जो छोटे देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, उनके लिए ये अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, हमने आज समकालीन दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर देखी। लोकतंत्र के लिए लड़ाई, सालों से चले आ रहे झगड़े और फिर साथ आने की कुछ कोशिशें। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आखिर इस इलाके में आपसी सहयोग इन झगड़ों पर भारी कैसे पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचेगा और हां, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।